हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, प्रेसिडेंट किसको पीएम अपॉइंट करेगा? तो इसका जवाब है जो भी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर हम प्रैक्टिकल प्रोसेस देखें तो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन जनरली लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। हमारे देश में अगर एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल जाए यानी कि 272 प्लस सीट्स इन लोकसभा तो उस पार्टी का लीडर पीएम बनता है। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो प्रेसिडेंट उस पार्टी या अलायंस के लीडर को इनवाइट करता है जो मेजोरिटी प्रूव कर सके। प्रेसिडेंट फिर ऑफिशियली उस लीडर को पीएम अपॉइंट कर देता है और उनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए कहता है। जैसे 2019 में हमने देखा था, बीजेपी ने अपने बल पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल की थी। इस वजह से उनके लीडर नरेंद्र मोदी जी को बिना किसी अलायंस सपोर्ट के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। पर 2024 में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर के साथ मिलकर एनडीए ने मेजोरिटी हासिल की। इस वजह से नरेंद्र मोदी जी को फिर से एनडीए के लीडर के रूप में चुना गया और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन पीएम्स एडवाइस। यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो उसके बाद बाकी सभी मिनिस्टर्स उनकी एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं। पीएम प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि किन लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर बनाना है। प्रेसिडेंट इन्हीं लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं पीएम की एडवाइस पर। यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कलेक्टिव बॉडी होती है जो गवर्नमेंट चलाती है। जैसे अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो उनके सीनियर लीडर्स को कैबिनेट मिनिस्टर और जूनियर लीडर्स को मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कुछ को डेप्यूटी मिनिस्टर्स बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी यानी शपथ विधि के प्रोसेस के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जो हर नए पीएम और उनके मिनिस्टर्स के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। बाकी सभी मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट के सामने ही शपथ लेते हैं। ये ओथ एक फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। हमारे देश में दो तरह की ओथ होती है, पहला है ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरा है ओथ ऑफ सेक्रेसी। तो देखिए, शपथ लेने का प्रोसेस सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप नहीं होता, बल्कि इसमें दो इम्पोर्टेंट ओथ्स होते हैं। सबसे पहले पीएम और मिनिस्टर्स ऑफिस की शपथ लेते हैं जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि वो अपने पद की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑफिस की शपथ लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ओथ ऑफ सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता की शपथ भी लेनी पड़ती है। ये इंश्योर करता है कि पीएम और मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखेंगे और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में कभी भी किसी सेंसिटिव मैटर को बिना ज़रूरत डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जैसे अगर डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो उसे बिना ऑथोरिटी डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर किन किन बातों के लिए शपथ लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखूंगा। नेक्स्ट है अपहोल्ड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। नेक्स्ट है फेथफुल्ली डिस्चार्ज ड्यूटीज।
यानी कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करूंगा। नेक्स्ट है वर्क विदाउट फियर, फेवर और इल विल। यानी कि मैं बिना किसी भय, पक्षपात, मोह या द्वेष के सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम की शपथ ली तो उन्होंने ये सभी बातें ऑफिशियली कही और साइन भी किया। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर प्रेसिडेंट के समक्ष शपथ ले लेते हैं, उसके बाद वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज शुरू कर सकते हैं। ओथ लेने के तुरंत बाद पीएम अपना काम फॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज का चार्ज ले सकते हैं और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियली फंक्शन करना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपने कभी लाइव टीवी पर देखा हो तो आपको पता होगा कि पीएम की ओथ टेकिंग सेरेमनी एक बहुत ग्रैंड इवेंट होती है। इसमें देश के बड़े लीडर्स, फॉरेन डिग्निटरीज और सेलिब्रिटीज भी इसमें हिस्सा लेते हैं। मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश तक ब्रॉडकास्ट होती है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म के लिए शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की ओथ टेकिंग सेरेमनी का। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है। तो चलिए इसे देखते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, लेकिन कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस जरूर दी है जो हर प्राइम मिनिस्टर को फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि पीएम बनने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी विदेशी या डुअल सिटीजन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। जैसे अगर कोई पर्सन अमेरिका या किसी और देश का सिटीजन है तो वो इंडिया का पीएम नहीं बन सकता। सिर्फ इंडियन सिटीजन ही पीएम बनने के लिए क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एंड इफ नॉट ए मेंबर मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स। यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति या तो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही एमपी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर पीएम बनने वाले व्यक्ति ने इलेक्शन नहीं जीता तो उन्हें 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ता है। अगर 6 महीने के अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं बनते तो उन्हें पीएम के पद से हटा दिया जाता है। पीएम बनने के लिए मिनिमम एज भी डिफाइन की गई है। ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है। अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का मेंबर बनकर पीएम बनना है तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। और अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनकर पीएम बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल। तो दोस्तों, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं भारत के पीएम के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है देयर इज नो फिक्स टेन्योर एंड प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि संविधान के अनुसार पीएम का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। वो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट उन्हें ऑफिस से हटा ना दे। लेकिन प्रेसिडेंट बिना किसी वजह के पीएम को डिसमिस नहीं कर सकते, इसका एक कंडीशन होता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी डिसमिस्ड इफ़ ही एंजॉयज लोकसभा मेजोरिटी। तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर तब तक अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा की मेजोरिटी हो। यानी कि अगर पीएम के पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो प्रेसिडेंट उन्हें हटा नहीं सकते। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड पीएम मस्ट रिजाइन। यानी कि अगर ओपोजिशन पार्टी ये समझती है कि सरकार देश को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रही तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी एमपीज वोट करके नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं तो पीएम को रिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब तक लोकसभा का सपोर्ट है तब तक पीएम अपने पद पर रहते हैं। जैसे 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते गिर गई थी
और उन्हें पीएम के पद से रिजाइन करना पड़ा था। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है एक व्यक्ति कितनी बार पीएम बन सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिट ऑन री इलेक्शन, यानी कि अगर एक पार्टी बार बार इलेक्शन जीत रही है तो उसका लीडर बार बार पीएम बन सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी 2014, 2019 और 2024 में पीएम बने, क्योंकि उनकी पार्टी हर बार मेजोरिटी ला रही है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू टर्म ऑफ ऑफिस। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं पीएम की एमोल्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पॉइंट है इट इज़ डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड ही गेट सेम सैलरी एंड पार्क्स एज एन एमपी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और अलाउंसेज पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पीएम की सैलरी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होती है। इन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे हाउसिंग, ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस। यानी कि पीएम को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पीएम को ऑफिशियल रेसिडेंस दिया जाता है। साथ ही उन्हें बिना किसी खर्चे के यात्रा सुविधा, सुरक्षा कवर और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध होती है। रिटायर्ड होने के बाद भी उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती है, जैसे पेंशन और सुरक्षा। ये सब सुविधाएं उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।